तो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक वाइंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी से करते हैं। वाइंडिंग बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का काम करती है मशीन में, और आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये जैसे देखो पोल हैं, डीसी मशीन के अंदर स्टेटर पर पोल होते हैं। उन पोल वो जो पोल होते हैं उनके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, अर्थात उसके अंदर डीसी सप्लाई दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग में हम डीसी सप्लाई देते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है, और वो ईएमएफ की नेचर एसी होती है ना। अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है, चाहे वो डीसी मशीन हो या फिर वो एसी मशीन हो। दोनों ही केस में जो ईएमएफ जनरेट होगा उसकी नेचर अल्टरनेटिंग होगी। तो अपने को जो वाइंडिंग सीखनी है वो आर्मेचर वाइंडिंग सीखनी है, चाहे वो डीसी मोटर हो या फिर एसी मशीन्स हो, उनकी अपन आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वाइंडिंग से पहले समझ लें कि स्लोट क्या होता है, पोल क्या होते हैं, पोल पिच क्या होती है, कोयल पिच या कोयल स्पान क्या होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, इंटीजर और फ्रैक्शनल वाइंडिंग क्या होती है। इन सब चीज़ों पर पहले आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक वाइंडिंग करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे, जो उसके स्टेटर पर की जाती है नॉर्मली, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं उस केस में। तो वो वाइंडिंग करना सीखेंगे 24 स्लॉट्स के लिए, 3 फेज के लिए। और बाकी का जो सिंगल लेयर सीखेंगे आज, और डबल लेयर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लगभग अपन 2 लेक्चर में कंप्लीट कवर कर लेंगे वाइंडिंग वाला पोर्शन। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो, फील्ड वाइंडिंग या एक्साइटेशन वाइंडिंग यूज फॉर डीसी सप्लाई। इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है, और ये काम क्या है इसका, एक्साइटेशन का काम है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है ये, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। दूसरी वाइंडिंग जो होती है वो होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं या फिर इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। आर्मेचर वाइंडिंग उसी कहेंगे जिसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो। मोटर के केस में भी ईएमएफ जनरेट होता है, उसको बोल देते हैं बैक ईएमएफ। उसको क्या बोल देते हैं हम, बैक ईएमएफ। और उसकी नेचर कैसी होगी, अल्टरनेटिंग नेचर होगी, चाहे मशीन डीसी हो या फिर एसी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्मेचर के अंदर एसी ही होती है चाहे वो डीसी हो। जैसे अपन मोटर है, मोटर के केस में अपन सप्लाई डीसी देते हैं, लेकिन बीच में क्या लगा होता है, कम्यूटेटर, जो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आर्मेचर में सप्लाई करता है। इसी तरीके से डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्मेचर के अंदर एसी ही जनरेट होती है, लेकिन बीच में कम्यूटेटर होता है, तो उसको वापस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके अपने को सप्लाई करता है। ठीक है, और एसी के अंदर तो होगी ही एसी, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो आर्मेचर वाइंडिंग ये नहीं होती कि जो रोटर पे की जाती है वो आर्मेचर वाइंडिंग, ये गलत है थ्योरी। आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, चाहे वो आप उसको स्टेटर पर करें चाहे आप उसको रोटर पर करें, वो कहलाएगी आर्मेचर वाइंडिंग। इसी तरीके से फील्ड वाइंडिंग वो नहीं होती जो स्टेटर पर की जाती है, फील्ड वाइंडिंग वो होती है जो एक्साइटेशन पैदा करती है, अर्थात जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, चाहे आप उसको रोटर पर करें या स्टेटर पर करें। एक्चुअल में 2 पार्ट होते हैं मशीन के अंदर। ये देखिए, जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो फिक्स बाहर का जो पार्ट है जो आपको दिखाई देता है, फिक्स पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टेटर पार्ट, अर्थात स्टेशनरी वाला पार्ट। और दूसरा होता है रोटर, जो रोटेट करता है। तो ये देखो बीच वाला है, ये पोर्शन है, ये रोटर है। और जो डार्क पोर्शन मैंने आपको दिखाया ना, ये आयरन है, ये फ्लक्स पास कराने का काम करता है। और जो वाइट दिख रहा है ये एयर है, देखो ये वाइट वाला तो है ना, ये एयर है। और जो डार्क कलर से बनाया हुआ है ना, ये सब जगह आयरन है। ये अपने 2 पोल हैं, एन पोल हो गए, एस पोल हो गए, ठीक है। और बीच के अंदर मैंने ये आर्मेचर रखा है। ये सिंक्रोनस मोटर का सा मैंने एक डायग्राम तैयार किया है, जिसमें अपन फील्ड स्टेटर पर की है और आर्मेचर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 फेज है तो 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। अब देखो ये सारी स्लोट्स हैं जिनके अंदर कंडक्टर रखे हुए हैं ना, ये क्या है, स्लोट्स हैं। इनको बोलते हैं स्लोट्स। स्लोट्स हिंदी में बोलते हो खांचे। ये खांचे होते हैं जिनके अंदर कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, कंडक्टर्स को रखा जाता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अपन स्लोट्स के बारे में। देखो ये है स्लोट्स, अपन आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो खांचे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाला खांचा है, ये खांचा है, ये बीच के अंदर तो ये पूरा किसका बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है, ठीक है। ये आयरन का बना हुआ है, ये पूरा, ये टीथ है। ये जो बाहर की पोर्शन ये निकले हुए हैं इसको तो बोलते हैं टीथ। और इन दोनों टीथों के बीच में ये भी टीथ है, और इन दोनों टीथ के बीच में ये जो खांचा बचा हुआ है
ये टीथ हो गया, ये टीथ हो गया, इन दोनों के बीच में ये जो खांचा बचा है इसको बोलते हैं स्लोट। क्या बोलेंगे अपन इनको? स्लोट। ये स्लोट कहलाते हैं। ठीक है, ये 4 पोल मशीन है। एक पोल एन एस, ठीक है, ये 4 पोल मशीन का, इसके अंदर 4 पोल है। तो यदि अपन ने फील्ड में 4 पोल रखे हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग में भी अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि 4 पोल वाइंडिंग करनी है। अदरवाइज पोल चेंज हो गए, यहाँ 4 हैं और अपन ने डिजाइन कर दिया आर्मेचर 2 पोल के लिए, तो मोटर रन नहीं करेगी, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पोल सेम, मस्ट बी सेम, पोल सेम होने चाहिए स्टेटर के और रोटर पे। रोटर पे जो जैसी भी आप वाइंडिंग करो उसके ऊपर पोल, और स्टेटर पे आप जो भी वाइंडिंग करो उसके पोल बराबर ही होने चाहिए। तो देखो ये 4 पोल मशीन है, तो आर्मेचर वाइंडिंग भी 4 पोल के लिए की जाएगी। ठीक है, तो 4 पोल बनाने हैं। तो अपने पास टोटल स्लॉट कितने हैं? यहाँ पर 24 स्लॉट्स हैं, 24 स्लॉट है। ये देखो यहाँ पर 2 पोल हैं, एक को एन बोल दिया, एक को एस बोल दिया। टोटल स्लॉट यहाँ भी कितने, मैंने बनाए नहीं स्लॉट, बस ऐसे नंबरिंग कर दी इसके अंदर, 24 स्लॉट ही यहाँ पर है। ओके, अब देखो एक पोल के पास में कितने स्लॉट आ रहे हैं उस चीज़ को देखो। यदि 4 पोल हैं और टोटल स्लॉट्स 24 हैं तो एक पोल के हिस्से में 6 स्लॉट आएंगे। ये कहलाती है हमारी पोल पिच, कि इस पोल की पिच कितनी है, ये पोल ने अपनी जगह कितनी ली है, दैट्स कॉल्ड इस पिच। बेसिक डेफिनेशन क्या है पोल पिच की, कि इस पोल का सेंटर पॉइंट और इसके निकटवर्ती विपरीत पोल, इसका निकटवर्ती विपरीत मतलब ये एन है और निकटवर्ती विपरीत कौन सा है, ये रहा एस, निकटवर्ती पास वाला। तो आप इधर से भी चेक कर सकते हैं, इधर से भी चेक कर सकते हैं, एक ही बात है। इसका निकटवर्ती विपरीत पोल ये भी है और ये भी है। तो इन दोनों के मध्य बिंदुओं की बीच की पेरिफेरल डिस्टेंस, पेरिफेरल का मतलब ये इस वर्ताकार है ना, वर्ताकार परिधि के रूप में रोटर के साथ साथ आना है, यूँ सीधा नहीं नापना है आगे से। ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं पोल पिच। क्या कहेंगे अपन इसको? पोल पिच। दिस इज कॉल्ड पोल पिच। ठीक है, लेकिन इस टर्म्स में आपको कभी भी पोल पिच नहीं मिलेगी, ये लेंथ के रूप में आपको कभी भी पोल पिच नहीं दी जाती है। पोल पिच जो अपने को मिलती है वो 2 टर्म्स में मिलती है, या तो आपको स्लॉट के टर्म्स में दी जाएगी या फिर आपको पोल पिच एंगल के रूप में बताई जाएगी। 2 ही तरीके से अपने को पोल पिच बताई जाती है। ओके, तो अब देखो पोल पिच का मतलब आपको समझना क्या है। पोल पिच का आपको अर्थ समझना है कि एक पोल के अंडर कितनी स्लॉट्स आ रही हैं, दैट्स कॉल्ड पोल पिच। ठीक है, यहाँ 4 पोल हैं और टोटल स्लॉट्स हैं 24 अर्थात 24। तो एक पोल के हिस्से में कितनी स्लॉट आएंगी? 24/4, 24/4, तो 4 6 की 24। कितनी स्लॉट आई? 6 स्लॉट। ये क्या कहलाएगी? पोल पिच। समझ में आ गया? रही बात एंगल की, आपको डायरेक्ट याद करनी है, कभी भी चेंज नहीं होगी। हर मशीन के अंदर पोल पिच कितनी होती है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ एंगल लिखना पड़ेगा कौन सा है? इलेक्ट्रिकल। हम अभी बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में क्या अंतर होता है, अभी अपन इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखें कि एंगल हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। एक पोल पिच का एंगल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। क्लियर है? ओके, तो एक स्लॉट का एंगल आपसे पूछा जाए, ये 6 स्लॉट आ गई एक पोल के अंदर। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्लॉट इस पोल के अंदर आ गई। ये इसकी पोल पिच हो गई। ये 6 1 2 3 4 5 और 6, ये इस पोल की पोल पिच हो गई। ठीक है, तो हर पोल के पास में 6 स्लॉट हैं, तो 6 स्लॉट पोल पिच कहलाएगी। ओके, एक पोल पिच का जो एंगल है, पोल पिच का एंगल है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, अर्थात पोल पिच 6 स्लॉट के बराबर भी है और पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर भी। तो अपन इसको लिख लो ऐसे, 6 स्लॉट, लिखो 6 स्लॉट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इस केस में। ठीक है, यहाँ पर 6 स्लॉट 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर आ गई। तो एक स्लॉट का एंगल आप मेरे को बता सकते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 कितना एंगल आया? 30 डिग्री। तो एक स्लॉट का एंगल है 30 डिग्री, इसको बोलते हैं स्लॉट एंगल या स्लॉट पिच, स्लॉट एंगल।
और ये एंगल कैसा है, इलेक्ट्रिकल एंगल है। अभी बताएंगे इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है। स्लोट एंगल अर्थात अब मैं यहाँ आपसे पूछूं कि ये कोण कितना है इस स्लोट का, ये एक स्लोट है ना, ये स्लोट का एंगल कितना है, तो आपको क्या आंसर देना है, 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल। निकालने का तरीका क्या है कि पोल पिच को दो तरीके से बता सकते हैं, स्लोट की टर्म्स में बता सकते हैं और एंगल की टर्म्स में बता सकते हैं। स्लोट की टर्म्स में तो हर केस के लिए अलग होगी, ठीक है ना, नए नए जो भी, जैसे मैं स्लोट चेंज कर दूंगा, नंबर ऑफ पोल चेंज कर दूंगा तो अलग आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी के लिए बता दूं आपको, 2 पोल के लिए देखो यहाँ भी टोटल स्लोट्स कितनी है, 24 मैंने की है। पोल कितने हैं, 2 पोल है, तो एक पोल के अंडर कितनी स्लोट आई, ठीक है। तो पोल कितने हैं अपने पास में, 2 हैं। स्लोट्स कितनी है टोटल अपने पास में, 24 हैं। तो एक पोल के हिस्से में कितनी स्लोट्स आएंगी, उसको बोल देंगे पोल पिच। क्या बोल देंगे उसको, पोल पिच। तो 24 डिवाइड बाई 2 कितनी स्लोट आई एक पोल के हिस्से में, 12 स्लोट। इसको कहा जाता है पोल पिच। तो देखो यहाँ कितनी आई थी, 6, तो यहाँ पर पोल पिच थी 6 स्लोट, और यहाँ पर पोल पिच कितनी आई, 12 स्लोट। यहाँ तो अलग अलग हो गए, लेकिन पोल पिच एंगल की टर्म्स में बतानी हो तो यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये देखो यहाँ भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली लिखा था, यहाँ भी। तो कोई भी केस हो, यदि आपसे पूछा जाए पोल पिच इन एंगल तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये ही आपको बतानी है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक स्लोट का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, 12 स्लोट्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। 12 स्लोट्स का एंगल है 180 डिग्री, पोल पिच 12 स्लोट भी है, पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी है। तो 1 स्लोट का एंगल कितना बचेगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 12। तो 4 3 चौक 12, 3 6 18, 4 एकम 4 और 4 पंजा 20, 15 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ 15 डिग्री इलेक्ट्रिकल आया है एक स्लोट का एंगल, और यहाँ पर एक स्लोट का एंगल आया है 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल एंगल नहीं। अभी देखो इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में अंतर क्या है, पहले मैं वही क्लियर कर देता हूँ। देखो ध्यान से, एक बार इस आर्मेचर को कंप्लीट घुमाओ, जैसे मैंने यहाँ से एक नंबर ये स्लोट है ना, इसके ऊपर एक निशान लगा दिया, और इसको मैंने इसको ये पूरा यहाँ से एक बार रोटर को घुमा दिया, एक राउंड कटा दिया पूरा रोटर का, ठीक है ना। तो ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी वेव फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया और इसको एक चक्कर कटाया पूरा, तो यहाँ पर भी जो ईएमएफ की वेव फॉर्म आएगी उसकी वेव फॉर्म बना लेते हैं अपन। तो दोनों केस में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जब 4 पोल था, 4 पोल के लिए ना, तो जो ईएमएफ की वेव फॉर्म आएगी ये आने वाली है, ठीक है। और 2 पोल के लिए जो वेव फॉर्म आएगी ये आने वाली है। एक पूरे चक्कर में आर्मेचर रोटर को हमने एक राउंड कटाया पूरा कंप्लीट, ठीक है ना, उसके अंदर। अब देखो ये तो आपको लोगों को पता ही होगी, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, और ये 540 डिग्री, और ये 720 डिग्री, है ना, 720 ही होगा ना, ठीक है, 720 जो भी ये देख लेना आप बाकी। ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 360 डिग्री, अर्थात एक हाफ साइकिल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब मैकेनिकल एंगल देखो आप, एक पूरे राउंड में किसी चीज़ को मैंने यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया, यहाँ से घुमा के यहाँ से घुमा के वापस यहाँ पर ही आ गया, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। ये अपना मैकेनिकल एंगल है जो अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस में अपन ने एक ही राउंड कटाया है, तो अर्थात टोटल मैकेनिकल एंगल कितना लिखा है अपन ने, 360 डिग्री घुमाया है किसी चीज़ को। लेकिन इलेक्ट्रिकली यहाँ 720 डिग्री जनरेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 360 डिग्री जनरेट हुआ है। ये पोल का डिफरेंस है, 4 पोल होंगे तो वेव फॉर्म 720 डिग्री तक चली गई, और यदि 2 ही पोल हैं तो वेव फॉर्म सिर्फ गई है 360 डिग्री तक। अब ये जो एंगल है ये इलेक्ट्रिकल एंगल है, ये इलेक्ट्रिकल एंगल है, और ये था एक राउंड में कंप्लीट कटाने में, एक कंप्लीट राउंड, ये तो कंप्लीट राउंड जो कटा रहे हैं ये मैकेनिकल एंगल है, ठीक है ना, ये मैकेनिकल एंगल है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा भाई, ये लाइन है और ये लाइन है, बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री, है ना, क्लियर। तो ये मैकेनिकल एंगल है, तो ये जो अभी तक पढ़ते आ रही थी मैकेनिकल एंगल थी। लेकिन 360 डिग्री मैकेनिकल घुमाने पर दोनों केस में अलग अलग वेव फॉर्म जनरेट हुई है। इसके अंदर वो वेव फॉर्म 720 डिग्री तक गई है, और इसके अंदर ये वेव फॉर्म 360 डिग्री तक गई है। तो अब हमें
प्रॉब्लम आ गई कि भाई कब कहाँ कितनी जाएगी, हर बार इस तरह से तो एनालाइज नहीं कर सकते। देखो 2 बार एन पोल आए हैं इसके अंदर और 2 बार एस पोल, कोई स्लॉट है 2 बार एन पोल के अंदर जाएगी, 2 बार एस पोल के अंदर जाएगी। देखो इसी 1 नंबर स्लॉट को ले लो, ये पूरा घूम के वापस यहाँ आएगी, तो अभी देखो एन पोल के अंदर है, जब इतना घूम के जाएगी तब एस के अंदर जाएगी, फिर एन के अंदर जाएगी, फिर एस के अंदर जाएगी। तो 2 बार एन के अंदर गई, 2 बार एस के अंदर, एक चक्कर में। तो 2 बार एन पोल की वजह से आ गया, 2 बार एस पोल की वजह से आ गया। इसके अंदर ये जैसे मान लो 1 नंबर है, तो ये 1 बार एन पोल के अंदर गया, 1 बार एस पोल के अंदर गया, बस सिर्फ 1 बार एन और 1 बार एस आएगा। तो 1 बार एन आए और 1 बार एस आए, तो ये वाली वेव फॉर्म बनी। ठीक है, तो यहाँ तो हमने देख लिया, लेकिन हर बार अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो एक रिलेशन अपन ने बनाया है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ये अपने को याद रखना है। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। डिपेंड किस पर कर रहा है, नंबर ऑफ पोल्स पर। जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे, थीटा मैकेनिकल के लिए थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ याद रखो कि मैंने जो एंगल लिखा है ये थीटा इलेक्ट्रिकल है। ये जो भी अपन बात करेंगे यहाँ इलेक्ट्रिकल एंगल के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल से आप इसको कंपेरिजन मत करना। तो यहाँ तक तो अपन ने बात की कि पोल पिच क्या है। ठीक है, और नंबर ऑफ पोल्स चेंज होने से फर्क क्या पड़ता है, कि एक राउंड के अंदर वेव फॉर्म्स में कितने एन पोल आते हैं और कितने पॉजिटिव हाफ साइकिल आते हैं और कितने नेगेटिव हाफ साइकिल आते हैं। इस चीज़ पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल्स, इस चीज़ को इफेक्ट करता है। ओके, तो अब अपन बात करेंगे फुल पिच, हाफ पिच, कोयल पिच, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब अपन बार बार ये राउंड राउंड नहीं करेंगे। मैं इसको यहाँ से काटूंगा, काट के और इसको यूँ सीधा, इसको यूँ काटा और यूँ सीधा कर दिया। ठीक है ना, उस तरीके से समझाऊंगा। एन पोल रेस पोल को भी काट के और सीधा कर दूंगा, और फिर बात करते हैं कोयल स्पान और कोयल पिच की। देखो ये मान लो अपना एन पोल है और ये मान लो अपना एस पोल है। मैंने फैला दिया है इसको, अब राउंड नहीं रखा है सेप। ठीक है, ओके। इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या कहा था, पोल पिच। ये है अपनी पोल की पिच, पोल पिच। ओके, ये अपनी पोल पिच है। क्लियर। मैंने एक कंडक्टर इस स्लॉट में डाला, इस पोल के सेंटर में एकदम। ये आर्मेचर में डाल रहा हूँ मैं ना, ये अपने फील्ड के पोल हैं। ठीक है, इसके नीचे एक यहाँ कंडक्टर डाला। ठीक है, पीछे की साइड ये बैक पोर्शन है अपना, बैक पोर्शन है जहाँ पर मोटर का फैन लगा होता है कूलिंग के लिए, ये वो वाला पोर्शन है। ये वाला फ्रंट पोर्शन है जहाँ पर पुली लगाते हैं मोटर के ऊपर, पुली, वो वाला पोर्शन है। तो बैक पोर्शन में मैंने इसको ये दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। आपने वाइंडिंग देखी होगी, पीछे की साइड में आपको दिखाई देता है, आपस में यूँ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये मैंने कंडक्टर यहाँ से डाला था और ये कंडक्टर वहाँ पर निकल आया। सिंगल कंडक्टर है, एक कंडक्टर को यूँ डाला, यूँ करंट गई। ये सिर्फ करंट पास कराने के काम आता है ना, पीछे वाला कनेक्शन, एंड कनेक्शन। इसको बोलते हैं ओवरहैंग। क्या बोलते हैं, याद रखना, ओवरहैंग, HANG, OVERHANG, ओवरहैंग, या एंड कनेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, और ये करंट वापस आ गई। एक सिंगल वायर से बनाया, तो इसको बोलते हैं टर्न। क्या बोलेंगे, टर्न। कितने कंडक्टर हैं टर्न के अंदर, 2 कंडक्टर हैं। एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है। ये तो सिर्फ इनको जोड़ने के काम आ रहे हैं ना, एक्टिव ये दोनों ही, ये बाकी जो कनेक्शन के काम आए इनको इनएक्टिव पोर्शन बोलते हैं। ठीक है ना, इनएक्टिव है, एक्टिव पोर्शन सिर्फ यही है। ओके, तो 2 कंडक्टर से एक टर्न बनता है, तो एक टर्न इज इक्वल्स टू 2 कंडक्टर। ये भी आपको बहुत बार बार काम आएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी टर्न की। अब बात करते हैं वाइंडिंग की। नंबर ऑफ टर्न से मिलकर वाइंडिंग बनती है। आपने वाइंडिंग देखी होगी, जैसे कंडक्टर ले लिया और आप उसको यूं 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 करके घुमाते रहो बार बार, तो कोयल बन गई। उसको क्या बोल देते हैं अपन, कोयल। ठीक है, वो एक कोयल कहलाएगी। तो अभी मैं कोयल के लिए बना दूं एक बार। कोयल को कैसे दिखाएंगे अपन, दिखाने का तरीका क्या होगा कोयल के लिए। ये एन पोल हो गए, ये एस पोल हो गए। मैं बार बार आपको घुमा के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन दिखाने का तरीका क्या है पेपर में वो देख लो। इन दोनों को आपस में यूँ जोड़ दो, जोड़ दिए। इस टर्मिनल को बाहर निकाल लो और इस टर्मिनल को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये कहलाएगी वाइंडिंग। इस तरीके से आप इसको दिखा दोगे तो इसको मैं वाइंडिंग समझूंगा। आप कोई भी टीचर इसको वाइंडिंग समझेगा। ठीक है,
अब ये जो था इसके सेंटर टू सेंटर और इसके सेंटर में एकदम, ठीक है। तो ये क्या है अपनी, यहाँ से यहाँ तक दोनों पोलों के सेंटर बिंदु के बीच की दूरी, पोल पिच, पोल पिच, ठीक है। ये कोइल है, कोइल की एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है ना, ये वाली और एक ये वाली। तो इसको बोलते हैं कोइल साइड। बहुत सारे कंडक्टर हैं इसके अंदर, ये सिर्फ एक कंडक्टर नहीं है, बहुत सारे कंडक्टर हैं। कोइल साइड, इसको कोइल साइड फर्स्ट बोल दिया और इसको अपन ने बोल दिया कोइल साइड सेकेंड, ठीक है। ये ही एक्टिव पोर्शन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इनके अंदर ही ईएमएफ जनरेट होता है यहाँ से और यहाँ तक। ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है ये वाला और ये वाला। ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है सामने वाला, और ये जहाँ फैन लगता है ये वो वाला पोर्शन है। ओके, ठीक है। इसको ओवरहैंग भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं एक्टिव, ये एक्टिव पोर्शन है, ये भी एक्टिव पोर्शन है, और ये वाले जो पोर्शन है ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव वाला पोर्शन है। ओके, दोनों कोइल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों कोइल साइड फर्स्ट और कोइल साइड सेकंड के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं कोइल स्पान, या फिर कह सकते हैं कोइल पिच। एक ही बात है, कोइल स्पान कहें या कोइल पिच कहें, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। दो कोइल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, सेम वाइंडिंग के, ये एक अपनी कोइल है, इस कोइल के दोनों कोइल साइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कोइल स्पान या फिर कोइल पिच। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये कोइल पिच है जो पोल पिच के बराबर है। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को पोल पिच कहा था, और सेम डिस्टेंस आप देख सकते हैं ध्यान से कि कोइल पिच और पोल पिच यहाँ पर बराबर है। तो जब कोइल पिच जो अपनी है वो बराबर हो जाए पोल पिच के, कोइल पिच बराबर हो जाए पोल पिच के, तो इस टाइप की वाइंडिंग को बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। क्या बोलेंगे, फुल पिच वाइंडिंग, उसको कहेंगे फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। यदि ये एन पोल है और ये अपना एस पोल है, दोनों का सेंटर पॉइंट ये हो गया, तो ये तो हो गई अपनी पोल पिच, पोल पिच। पोल पिच तो सेम ही रहेगी दोनों पर, लेकिन एक कंडक्टर मैंने यहाँ डाला, दूसरा मैंने यहाँ नहीं डाल के, ये डालना यहाँ चाहिए था, मैंने यहाँ नहीं डाला और मैंने यहाँ डाल दिया, गैप रख दिया ना। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। वाइंडिंग है तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से दिखाऊंगा। अब मैंने इन दोनों को यहाँ जोड़ दिया, तो ये एक कोइल साइड होगी, कोइल साइड फर्स्ट, ये कोइल साइड सेकंड, कोइल साइड सेकंड। दोनों कोइल साइड के बीच की डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे, कोइल पिच या कोइल स्पान, कोइल पिच कह सकते हैं या कोइल स्पान कह सकते हैं। देखो पोल पिच जा बड़ी है, कोइल पिच छोटी रहेगी। कितने एंगल से छोटी रहेगी, इतने एंगल से छोटी रहेगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल। यहाँ मैं सब एंगल की बात करूँगा, दूरी की बात नहीं है, ये एंगल है क्योंकि ये सर्कुलर है ना। शॉर्ट पिच एंगल, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल, अल्फा से लिखते हैं। अल्फा से ये कोइल शॉर्ट हो गई, तो इस केस के अंदर इसको बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। और हुआ क्या है, कोइल पिच है वो लेस देन हो गई किसके, पोल पिच के। लेस देन मतलब इधर छोटा रहेगा, इधर बड़ा, देखो दो रोटी बड़ा, इधर छोटा, ठीक है। तो कोइल पिच छोटी है पोल पिच से, तो इस टाइप की वाइंडिंग को अपन बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इसको बोलेंगे अपन शॉर्ट पिच वाइंडिंग। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के एडवांटेज क्या हैं और फुल पिच वाइंडिंग के क्या एडवांटेज है, दोनों के अलग अलग हैं। मैं हल्का सा डिस्कशन कर देता हूं, बाकी इसके नोट्स बना के मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, मोटा मोटा देख लो आप। देखो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का सबसे बढ़िया जो फ़ायदा है वो देखो यहीं पर आपको नज़र आ रहा है। देखो यहाँ, यदि ये कंडक्टर यहाँ होता
तो ओवरहैंग की साइज ये ना हो कि ये होती, और ओवरहैंग में जो कॉपर यूज होता है वो यूजलेस होता है। अपने इसके अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये करंट फ्लो कराने के काम आता है। ईएमएफ सिर्फ इस पोर्शन में जनरेट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव पोर्शन, और बाकी ये सारा इनएक्टिव है। ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों एक्टिव पोर्शन। तो ओवरहैंग की साइज कम हो गई तो कम कॉपर यूज हुआ, कम कॉपर यूज हुआ उसके अंदर कॉपर लॉस भी कम हुए, तो मतलब सस्ती भी होगी चीज़ और लॉसेज भी कम हो गई। तो फर्स्ट फ़ायदा क्या हुआ, सेव कॉपर, कॉपर सेव हो गया, कॉपर सेव हो गया, प्लस लॉसेज कम हो गए। क्यों? क्योंकि ओवरहैंग की साइज कम हो गई इसके अंदर। एक फ़ायदा तो अब समझ में आ गया। सेकंड है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक्स शब्द आपने सुना होगा। जैसे अपने 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की सप्लाई अपने घरों में आ रही है, लेकिन यदि इसी के साथ 100 हर्ट्ज़ की, 150 हर्ट्ज़ की, 200 हर्ट्ज़ की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे कर दो, तो 50 को 2 गुना करोगे तो 100, 3 गुना करोगे तो 150, 4 गुना करोगे तो 200, इतनी फ्रीक्वेंसीज की सप्लाई भी इसके साथ मिक्स होकर आ जाए तो वो क्या कहलाती है, हार्मोनिक्स कहलाती हैं। 100 हर्ट्ज़ वाली हार्मोनिक्स, 150 वाली हार्मोनिक्स, और वो नॉइज प्रोड्यूस करने में, लॉसेज बढ़ाने में, और मतलब ख़राब चीज़ है, बस इतना समझो कि हार्मोनिक्स ख़राब चीज़ है, उसको अपने को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो यदि अपने शॉर्ट पिच वाइंडिंग की है तो जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे, हार्मोनिक्स टाइम हार्मोनिक्स होते हैं, ये हार्मोनिक्स जो प्रोड्यूस होंगे वाइंडिंग के अंदर होते ही हैं हार्मोनिक्स प्रोड्यूस, उनको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। दोनों काम हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं कुछ हार्मोनिक्स को, जैसे थर्ड हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर दिया है ना, फिफ्थ हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर दिया। वो काम अपन शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कर सकते हैं। फुल पिच वाइंडिंग में अपन हार्मोनिक्स को ना रिड्यूस कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। तो मेन दो फायदे हो गए इसके अंदर। एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है वाइंडिंग में। तीसरा फ़ायदा है कि अपन अपने हाथ में आ जाता है कि अपन ने कितनी कोयलें डालनी है, और वो सब चीज़ अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन दो फायदे हुए, ओवरहैंग की साइज़ कम हो गई, ओवरहैंग की साइज़ कम होने से कॉपर सेविंग हो गई, और यदि कॉपर कम यूज हुआ है तो कॉपर लॉस कम होंगे उसके अंदर, तो लॉसेज कम हो गए। सेकंड पॉइंट है हार्मोनिक्स को कम किया जा सकता है, थर्ड हार्मोनिक्स को कम कर सकते हैं या अपन एलिमिनेट ही कर सकते हैं। तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है, मान लो एक कोइल के अंदर, एक कोइल साइड के अंदर, इस कोइल साइड में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस साइड में भी कितना हुआ, ई इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये जैसे प्लस और ये मान लो ये माइनस है और ये मान लो प्लस। ठीक है, तो इधर करंट ऐसे आएगी तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे करके देखेंगे तो टोटल कितना हो गया, ये 2E। सेम एंट्री करें, ये माइनस और ये प्लस, तो टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा फुल पिच वाइंडिंग में, 2E। दोनों 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड है, इसलिए ये एंगल कितना होगा, ये ईएमएफ जो इंड्यूस होगा टोटल वो 2E होगा। लेकिन शॉर्ट पिच के अंदर यदि इसके अंदर भी E प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर भी E प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ ईएमएफ 2E ना होगे, 2E से थोड़ा सा कम होगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा, इस शॉर्ट पिच एंगल पर, एल्फा पर डिपेंड करेगा। और वो जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगा E टोटल, वो 2E कोस एल्फा बाई 2, 2E कोस एल्फा बाई 2, जहाँ एल्फा शॉर्ट पिच एंगल है, इतना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट पिच वाइंडिंग का डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज हुआ कि जो टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, कम हो गया। लेकिन फुल पिच वाइंडिंग में 2E था, तो यहाँ हो गया 2E कोस एल्फा बाई 2, अर्थात थोड़ा सा कम हो गया। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो आज अपन ने बात की फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, पोल पिच और कोयल पिच और कोयल स्पान की। ओके, तो ये था अपना कंप्लीट बेसिक्स। अब इसके अंदर अपन छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था उसकी, और फिर इसको समराइज करते हैं लेक्चर को। देखो, मान लो 24 स्लॉट है, स्लॉट्स कितने हैं, 24 है, और पोल कितने हैं अपने, पोल हैं 4। ठीक है, और अपन 3 फेज की इंडक्शन मोटर, 3 फेज की मोटर बनाना चाहते हैं, और फेज कितने हैं हमारे पास में, 3 है। ठीक है, और फुल पिच वाइंडिंग चाहते हैं। वाइंडिंग कैसी चाहिए मेरे को, फुल पिच वाइंडिंग चाहिए, फुल पिच वाइंडिंग चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालो पोल पिच कितनी होगी, पोल पिच
तो पोल पिच क्या होता है, एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, तो टोटल स्लॉट्स कितने हैं 24, टोटल पोल कितने हैं 4, तो एक पोल के अंडर आ गए 6 स्लॉट। एक चीज़ निकाल ली, क्लियर। अब अपने से पूछा जाए स्लॉट एंगल बताओ, एक स्लॉट का एंगल क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अपने को पता है पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी होती है ना, हमेशा यही रहेगी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो 6 स्लॉट बराबर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यहाँ से देख सकते हैं। तो एक स्लॉट का एंगल कितना आ गया 180/6 अर्थात 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये अपने पास निकल के आ गया, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब 3 फेज हैं और तीनों फेज कौन कौन से, जैसे अपने को नाम पता है ये R, Y और B। तीनों फेजों में डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री का होता है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का डिफरेंस होता है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। इस चीज़ को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अपना नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।